आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल हिस्ट्री कॉर्नर में। यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं खासकर स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को संबोधित है। ये सभी जानते हैं कि स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा 1 अक्टूबर से संभावित है और ये एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित होगा। OMR शीट पे इम्तहान लिया जाएगा, 3 पालियों में इम्तहान होगी। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने लगभग प्रत्येक पेपर में 300 अंकों का एक मॉडल सेट जारी किया है, लेकिन उस मॉडल प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है। तो मेरी कोशिश ये है कि इस एक एपिसोड मैं बनाऊं, कई एपिसोड में इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूंगा, लेकिन ये पहला एपिसोड है। इसमें मेरी कोशिश ये है कि पहले 50 प्रश्न जो है इस प्रश्न का मैं इसमें उत्तर दूं और देखता हूं कि छात्रों का इस पर किस तरह का रिस्पांस आता है। यदि सब कुछ सकारात्मक और अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। तो आज जो बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक प्रथम खंड के इतिहास के छात्रों के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, उस मॉडल प्रश्न पत्र के पहले पत्र का जो पहला 50 क्वेश्चन है, मैं उसका प्रत्येक क्वेश्चन का क्रमवार ढंग से उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरी ये कोशिश है कि मेरे स्नातक प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं उन छात्रों को इसका अधिकतम लाभ मिले। इसके लिए जो भी स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र जो इस बार परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं, उनको जब यह वीडियो मिलता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस सुविधा का लाभ ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक से सभी के सभी उत्तीर्ण हो सकें। तो मेरा यही प्रयास है। मैं डॉक्टर राजीव कुमार लंगट सिंह महाविद्यालय में इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का सिलसिला ये यूँ ही चलता रहे और आप सबों को अधिकतम बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए बिना विलंब के अब मैं प्रश्न संख्या 1 से आता हूं। ये जो मॉडल प्रश्न पत्र जो विश्वविद्यालय ने जारी किया है आपके समक्ष दिख रहा होगा आपको अपने स्क्रीन पे। तो मेरी ये कोशिश है कि इन सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दूं एक एक करके और इस प्रश्न को उत्तर देने के क्रम में इसको इतने सरलीकृत ढंग से, इतना सहज तरीके से बताया जाए ताकि ये आपको ग्राह्य हो, आप इसको आसानी से समझ सकें और जब इम्तहान में आप इनके समक्ष यह प्रश्न आए तो इसको बड़े आराम से आप इसका उत्तर देने में सक्षम हों। तो जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये है कि सबसे प्राचीनतम ब्राह्मणवादी साहित्य है। इसमें 4 ऑप्शन है। मैं 4 ऑप्शन को हर प्रश्न में नहीं पढ़ूंगा जो बिकॉज़ कि ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा प्रश्नों का विकल्प पढ़ने पर। तो इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी न बनाते हुए सीधा सपाट तरीके से आपके समक्ष रखा जाए। तो जो पहला प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम ब्राह्मणवादी साहित्य है, तो इन चारों में से जो चौथा ऑप्शन है डी वेद, ये सही उत्तर है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें जो सबसे प्राचीनतम है वो ऋग्वेद है और जो 3 हैं वो बाद के वेद हैं। तो ऋग्वेद को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है और बाद के जो तीनों वेद है उसको उत्तर वैदिक काल में उसकी गणना की जाती है। उसका जो ऋग्वेद का जो रचना काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। जो दूसरा प्रश्न है कि किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं, तो इसका सही उत्तर है पहला ऋग्वेद, जिसके बारे में अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में भी मैंने कुछ विस्तार से बताया उसके बारे में। जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, उत्तर वैदिक कालीन राजनीति, समाज और परिवार की वृहद जानकारी किससे मिलती है। इसका जो उपनिषद है ये सही उत्तर नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। उपनिषद एक्चुअली इसमें जो दार्शनिक चिंतन है भारतीय समाज की, जो अलौकिक जगत से इनका जो दार्शनिक चिंतन की परंपरा रही है, तो उपनिषद में दार्शनिक चिंतन के बारे में बताया गया है। और ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जो जब वेदों के अध्ययन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई तो उसको सहज तरीके से, उसको आसान तरीके से अध्ययन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। लेकिन अथर्ववेद जो है उसमें समाज के विभिन्न
चीज पहलुओं की जानकारी दिया गया है, जिसमें जादू टोना, सांप मंत्र, वशीकरण, इस तरह के, और फिर सामाजिक जो गतिविधियां हैं, शादी विवाह, इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो मुझे लगता है कि तीसरे का उत्तर सी अथर्ववेद सही उत्तर है। जो प्रश्न संख्या 4 है कि कौन सा वेद गीतात्मक रचना है, तो इसका सही उत्तर है सामवेद। सामवेद में गीतों की रचना है और इसको गाया जा सकता है। इसके लिए जो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है सी सामवेद। जो पांचवा प्रश्न है, गुप्तकालीन सूचनाओं का सबसे समृद्ध स्रोत है, तो इसमें जो सही उत्तर है इसका वो है नारद स्मृति। नारद स्मृति की रचना गुप्त काल में ही हुई है। इसके अलावा गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, कात्यायन, बृहस्पति, इस तरह की स्मृतियों की भी रचना उसी काल में हुई है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, तो जो इसका पहला ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, ये बिल्कुल सही है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 7 है, उत्तर भारत पर हुए ग्रीक आक्रमण का विवरण किस पुस्तक में उपलब्ध है? तो उत्तर भारत में जो ग्रीक का आक्रमण हुआ था, इसका विवरण मिलिंद पन्हो, ये टाइपिंग एरर है, मिलिंद नान्हो इसमें लिखा है, इसका सही नाम है मिलिंद पन्हो। इसमें नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे, उसमें मिनांडर और नागसेन के बीच प्रश्नोत्तरी है ये, और इसी नागसेन से जो है मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसी ग्रंथ में जो ग्रीकों का भारत पर आक्रमण हुआ है उसका उल्लेख मिलता है। 8वां प्रश्न है, मोहम्मद के भारत आक्रमण के समय भारत की अवस्था के बारे में लिखा है। तो मोहम्मद के साथ ही अलबरूनी भारत आया था, और अलबरूनी ने कई किताबें लिखी, जिसमें तहकीकात हिंद या किताबुल हिंद के नाम से भी इस किताब को जाना जाता है। इसमें उन्होंने उसकी अवस्था के बारे में, मोहम्मद के समय में भारत की क्या अवस्था थी, उसका विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। 9वें प्रश्न है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है बी कल्हन। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन हैं, और राजतरंगिणी एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसको पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का सौभाग्य प्राप्त है, और यह संस्कृत में पूरी तरह से उल्लिखित है, और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है। जो 10वां प्रश्न है, किस चीनी यात्री के यात्रा वृत्तांत में हर्ष की चर्चा मिलती है? तो इसका सही उत्तर है बी युआंगच्वांग, या ह्वेनसांग भी इसका कहा जाता है। इसकी रचना है सीयू की। ये हर्ष के राज्य में ह्वेनसांग आया था, और उसके कार्यकाल में यहाँ पे उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने आया था, और वो लंबे समय तक, हर्ष के लगभग 12-13 वर्षों तक हर्ष के शासनकाल में वो भारत में रहा था। प्रश्न संख्या 11 है कि मनुस्मृति कब लिखी गई? मनुस्मृति मुझे लगता है सुंग काल, ए इसका सही उत्तर है। पुष्यमित्र सुंग के समय में मनुस्मृति लिखी गई थी। एक्चुअली इसके पीछे की कहानी ये है कि पुष्यमित्र सुंग मौर्य वंश में सेनापति था, और उसने मौर्य वंश का शासन समाप्त करके और ब्राह्मण शासन की स्थापना किया था। वो ब्राह्मण जाति से था, और उसने अपने शासन को वैध ठहराने के लिए और समाज में जो एक विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनु से इस स्मृति की रचना करवाई थी। 12वां प्रश्न है कि इनमें से किस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास वर्णित है? तो अभी मैंने पीछे के प्रश्न में इसका उत्तर दिया कि राजतरंगिणी, 12 का ए सही उत्तर है। 13वां प्रश्न है, त्रिपिटकों को कब लिखा गया? गौतम बुद्ध से पहले, गौतम बुद्ध के समय, बुद्ध के मृत्युपरांत, और डी है बी तथा सी। तो मुझे लगता है इसका सी सही उत्तर है। बुद्ध के मृत्यु के उपरांत सिंहल द्वीप में त्रिपिटकों की रचना हुई है, और सिंहल द्वीप आज वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। 14वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक, इसमें इलियाद, ओडिसी, जैन अवेस्ता, ऋग्वेद, ये 4 ऑप्शन हैं। तो 14 का जो सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ये ग्रंथ है, पुस्तक है। जैन अवेस्ता पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, और इलियाड और ओडिसी ये जो रचना है ये 800 से 900 ईस्वी के आसपास की है। जैन अवेस्ता 1400 ईसा पूर्व के आसपास की है, और जो ऋग्वेद की रचना है वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास आती है।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसका 14 का सी करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 15 है कि बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है। तो बौद्ध धर्म के अधिकांश जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखा गया है और इसका सही उत्तर है पाली की। बौद्ध धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक, इसकी भाषा पाली है, पाली भाषा में इसकी रचना हुई है। 16वां प्रश्न है, ये सैंधव सभ्यता की काल अवधि क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल अवधि को लेकर तमाम इतिहासकारों में मतभेद है। अलग अलग इतिहासकार इसके अलग अलग टाइम पीरियड को निर्धारित करते हैं, लेकिन फिर भी जो सर्वमान्य काल अवधि है उसका वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 17वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की समाप्ति के क्या कारण थे। तो सैंधव सभ्यता की समाप्ति के कारणों को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। अलग अलग तरह के विचार विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आर्यों का आक्रमण, दूसरा है बाढ़ की बारंबारता, तीसरा है भूकंप और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मुझे लगता है कि अभी के समय में जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर है और आपको यही आंसर टिक करना चाहिए। 18वां प्रश्न है, पाषाण युग का मानव किस कला को जानता था। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर, तो उस काल के जो लोग थे पत्थर के औजार बनाना जानते थे। तो इसका 18 का डी सही आंसर है, पत्थर के भौरे औजार बनाना। 19वां प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो पहिए का आविष्कार जो है उसमें जो सी ऑप्शन है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, ये सही आंसर है। अब है प्रश्न संख्या 20, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मध्य पाषाण युग के चित्र गुफाओं में उकेरे मिले हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन है भीमबेटका, भीमबेटका में इससे रिलेटेड तमाम उल्लेख वहाँ पे मिलता है। कभी अगर आपको अवसर मिले तो ज़रूर मध्य प्रदेश अगर जाएँ, इतिहास में थोड़ी भी रुचि हो तो भीमबेटका ज़रूर जाएँ। क्वेश्चन नंबर 21 आपके समक्ष है कि साहित्यिक स्रोत में शामिल है। तो ये सभी आप शुरुआत में ही पढ़े होंगे कि प्राचीन भारत के लिए जो हम लोग अध्ययन के स्रोतों का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को स्रोत के रूप में मानते हैं। तो ये जो चारों ऑप्शन है ये स्रोत है, लेकिन इसमें एक विशेषण जोड़ दिया गया है, साहित्यिक स्रोत, मतलब ऐसा स्रोत जिसको पढ़ा जा सके। तो इसमें जो ऑप्शन डी है लिखित एवं मौखिक ग्रंथ, ये सही आंसर है। और आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, प्रागइतिहास शब्द का प्रयोग अतीत के किस कालखंड के लिए होता है। तो अब जानिए कि इतिहास में ऐसे तो कई तरह के कालखंडों का विभाजन होता है, लेकिन 3 तरह के शब्द आते हैं, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो इतिहास वो काल माना जाता है जिसमें तमाम लिखित साक्ष्य है और जो उसको पढ़ा जा सका है वो है इतिहास। और कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो इसमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आद्य इतिहास में रखा जाता है। और ऐसा ऐतिहासिक कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसको प्राग इतिहास शब्द कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है कि लेखन काल आरंभ होने से पूर्व, 22 का ए सही उत्तर है। 23वां प्रश्न है, पुरातत्व खाली स्थान के माध्यम से मनुष्य के अतीत को जानने का साधन है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है डी 23 का भौतिक अवशेष, कि पुरातत्व भौतिक अवशेष के माध्यम से मनुष्य के अतीत को जानने का साधन है। क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रा शास्त्र खाली स्थान का अध्ययन है। मुद्रा शास्त्र, जी हाँ, ये सिक्कों का अध्ययन है, इसको इंग्लिश में नुमिस्मेटिक्स कहा जाता है। इसमें सिक्कों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मोहनजोदड़ो का स्थानिक नाम है। तो इसमें मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। 25वें क्वेश्चन का सही आंसर है सी, मृतकों का टीला। 26वां प्रश्न है, सैंधव वासियों के रिहायशी मकान किससे निर्मित थे। मिट्टी, पत्थर, तांबा, पक्की ईंटें। जिन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन किया होगा उनको पता होगा कि पक्की ईंटों से वहाँ के मकान बनाए गए हैं। तो 26वां का सही उत्तर है डी, पक्की ईंटें। फिर 27वां प्रश्न है, सैंधव वासियों द्वारा पूजित प्रमुख देवता कौन थे। तो जो 27वां प्रश्न है ये इसमें मातृ देवी की पूजा वहाँ पे खूब होती थी सैंधववासियों के द्वारा। तो 27 का जो उत्तर है डी, मातृ देवी
यद्यपि ये टाइपिंग एरर है, मातृवेदी लिख दिया है, तो इसको आप मातृदेवी पढ़ेंगे और ये सही आंसर है। फिर 28वां प्रश्न भी सेम है लेकिन विकल्प अलग है कि सेंधव वासियों द्वारा पूजित प्रमुख देवता कौन थे। तो इसका सही उत्तर है पशुपति शिव, या 28 का आप डी कह सकते हैं, डी इसका सही आंसर है। 29 प्रश्न है, 29वां कि हड़प्पा स्थल से किस पशु की सर्वाधिक प्रतिकृतियां मिली है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन एक तरीके से इस चारों की प्रतिकृति सिंधु सभ्यता के दौरान हड़प्पा सभ्यता से मिला है, हड़प्पा स्थल से। लेकिन जो सर्वाधिक प्रतिकृति कहता है तो वह एक सिंग वाला सांड, ये भी थोड़ा टाइपिंग एरर है, सिंग नहीं लिख दिया है, सग लिखा है इसने, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे एक सिंग वाला सांड, और ये इसका सही उत्तर है। 30वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन क्या था। मोहनजोदड़ो का जो सबसे विशाल भवन है, अन्नागार आप पढ़े होंगे, या अनाज का गोदाम, या 29वां का बी सही उत्तर है कि अनाज का गोदाम मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन था। फिर अगला प्रश्न है 31वां कि हड़प्पा स्थल के उत्खनक कौन थे, यानी हड़प्पा जो है उसकी खुदाई किसने कराया था। तो राय बहादुर दयाराम साहनी, 31 का ए सही उत्तर है। दयाराम साहनी पुरातत्वविद थे और उनको अंग्रेजी सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी थी, इसीलिए उनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी कहा जाता है। जो 32वां प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पे अवस्थित है। तो इसमें सही उत्तर है बी रावी, हड़प्पा रावी नदी के तट पर अवस्थित है। 33वां प्रश्न है, किन कारणों से सैंधव सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं से भिन्न है, या इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि किन कारणों से सैंधव सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं से श्रेष्ठ है। बिकॉज कि उसकी जो जिस विशेषता की बात पूछी जा रही है, अपने सिंधु घाटी के समकालीन किसी भी विश्व के किसी भी सभ्यता में उस तरह के गुण नहीं पाए गए हैं, और वो है नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर निर्माण योजना के लिए जाना जाता है कि वहाँ पे नगरों का निर्माण बहुत ही व्यवस्थित तरीके से था, और उसमें भी जो नाले का निर्माण था कि गंदे जल को बहाव के लिए नाले का निर्माण था, नाले को ढके जाने की प्रथा थी, और मेन हॉल बना होता था जहाँ से उसकी गाद की सफाई की जा सकती थी। तो इसका जो सही उत्तर है नगर निर्माण योजना, ये सही है। अगर इस तरह का प्रश्न पूछता है तो आप इसका आंसर टिक मार्क करेंगे, नगर निर्माण योजना। 34वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। तो इसका जो 4 ऑप्शन है इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर और कालीबंगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है। 36वां प्रश्न है, हड़प्पावासी खाली स्थान के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। इसमें जो 4 धातुओं के नाम दिए हैं, तांबा, कांसा, सोना, लोहा। तो हड़प्पावासी लोहा के ज्ञान से परिचित नहीं थे, तो इसका सही आंसर है डी लोहा। 36वां प्रश्न है, आर्य शब्द का तात्पर्य। तो आर्य शब्द के को लेकर भी इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं, लेकिन जो इंडो आर्य यदि आपसे पूछता है हिंद आर्य शब्द, तो वो भाषाई समूह से है, लेकिन यहाँ पे हिंद शब्द नहीं लिखा है, सिर्फ आर्य शब्द लिखा है। तो इसका तात्पर्य जो है उत्कृष्ट नस्ल, यानी 36वां प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है ए, ऑप्शन ए उत्कृष्ट नस्ल। अब 37वां प्रश्न है, किस भाषा से इंडिया शब्द लिया गया है। अंग्रेजी, ग्रीक, पर्शियन, अरबी। 37वां का जो सही उत्तर है मुझे लगता है ग्रीक, यूनानी भाषा से इंडिया शब्द लिया गया है। यद्यपि आप लोग चाहें तो एक बार इसको चेक भी कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रीक इसका सही उत्तर है। 38वां प्रश्न है कि ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन हैं। इसमें तमाम देवताओं के नाम लिखा है, मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण। यदि इसमें इंद्र ऑप्शन होता तो मैं ज़रूर इंद्र को टिक मार्क करता, लेकिन चूंकि इसमें इंद्र ऑप्शन नहीं है, तो इंद्र के बाद जो दूसरा नंबर आता है ऋग्वेद में देवताओं के नाम में वो अग्नि का है। तो 38 का बी सही उत्तर होगा, अग्नि। लेकिन यदि इसमें इंद्र ऑप्शन होता तो आप ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता को इंद्र को माना गया है, और इंद्र के बाद अग्नि है, अग्नि के बाद वरुण है। तो इसी क्रम को आप ध्यान में रखेंगे, यदि इंद्र ऑप्शन होगा तो पहला ऑप्शन आप इंद्र ही लगाएंगे। 39वां प्रश्न है कि पूर्व वैदिक काल में राजा की उपाधि थी। तो राजा की उपाधि पूर्व वैदिक काल में
पूर्व वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में उनके लिए राजन शब्द का प्रयोग किया जाता था। आज भी आप देखेंगे कि संस्कृत में राजा को राजन ही कहा जाता है, कई बार नृप शब्द का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये राजन इसका सही उत्तर है। 40वां प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न जाति थी, तो उसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ एक आश्रम था जैसे, तो इसका ये तो उत्तर नहीं ही होगा, और ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बल्कि शूद्र इसका सही आंसर है। तो 40वें प्रश्न की वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न जाति थी, यद्यपि उसको निम्न वर्ण पूछना चाहिए था, उसने जाति पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा 40वें का बी, शूद्र। 41वां प्रश्न है कि अग्नि खाली स्थान के देवता थे, तो ये तो बहुत ही स्पष्ट है, आग के देवता थे। 42वां प्रश्न आपके समक्ष है कि इनमें कौन समाज के लोगों की कोटि नहीं थी, शूद्र, ब्राह्मण, दास और राजा, तो मुझे लगता है कि इसका सी सही उत्तर है कि राजा समाज के लोगों की कोटि नहीं थी। इसमें राजा एक पद था और बाकी ये समाज में जो वर्गीकरण था, भेद था, उसमें ये सभी लोग आते हैं। 43वां प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ये टाइपिंग एरर है, इसको वदे नहीं पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे। वेद का शब्द का अर्थ है, तो इसका जो सही उत्तर है 43वें प्रश्न का वो है ए, ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। 44वां प्रश्न है आपके समक्ष कि वैदिक लोगों ने किस धातु का पहली बार इस्तेमाल किया? चांदी, सोना, लोहा और तांबा, तो इसका सही उत्तर है डी, उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग हुआ था, और कहा जाता है कि आर्यों को ही श्रेय जाता है, उत्तर वैदिक काल के लोगों को ही श्रेय जाता है लोहा खोजने का। तो ये जो प्रश्न है कि वैदिक लोगों ने किस धातु का पहली बार इस्तेमाल किया, तो इसका सही उत्तर है सी, ऑप्शन सी, लोहा। 45वां प्रश्न है कि मातृदेवी की पूजा किससे संबंधित है? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सैंधव सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। इससे रिलेटेड प्रश्न का पीछे हमने उत्तर दिया है और ये सैंधव सभ्यता है। इसका सही उत्तर 45 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब है 46वां प्रश्न कि वैदिक लोग किस अनाज से अनभिज्ञ थे? जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू, तो 46वें का जो सही उत्तर है डी, तंबाकू। एक्चुअली ये प्रश्न में ही थोड़ा सा ये है कि तंबाकू को मुझे नहीं लगता कि अनाज की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने रखा है। खैर, तो इसका जो 46वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है डी, तंबाकू। 47वां प्रश्न है कि वैदिक आर्यों का मूल भोजन क्या था? तो इस प्रश्न को लेकर मैं काफ़ी ढूंढने का प्रयत्न किया, इसमें कुछ मतभेद हैं, अलग अलग लोगों ने इस प्रश्न का अलग अलग उत्तर बताने की कोशिश किया है। कई जगहों पे इसका उत्तर जौ और चावल है, और कई जगह पे इसका उत्तर दूध और इसके उत्पाद है। तो लेकिन तमाम चीज़ों को अध्ययन करने के बाद मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, मुझे लगता है कि इसका बी सही उत्तर है कि दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का मूल जो भोजन था दूध और इसके उत्पाद थे। दूध में जौ क्या सत्तू मिलाकर वो लोग एक ये भोज्य पदार्थ बनाते थे, जिसको लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। तो मुझे लगता है कि इसका सही उत्तर दूध और इसके उत्पाद होना चाहिए। 48वां प्रश्न है धातु के बने सिक्के पहली बार कब सामने आए? इसका 4 ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध काल और मौर्य काल। तो इसमें जो धातु का जो पहला सिक्का था वो चांदी का था, जिसको पंचमार्क सिक्के कहते हैं या आहत सिक्के कहते हैं। उसमें चांदी को बहुत जो मुलायम चांदी होता था उस पर ठप्पा मार के निशान बनाया जाता था। तो चूँकि उस पर ठप्पा मारते थे तो उसके लिए उसको आहत सिक्के भी कहा गया है, और कुछ निशान बनते थे तो इसलिए उसको पंचमार्क भी कहा गया है। तो ये पहली बार बौद्ध काल में 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है उसका टाइम पीरियड, और यही टाइम पीरियड गौतम बुद्ध का भी 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व माना जाता है। तो मुझे लगता है कि बौद्ध काल इसका सही उत्तर होना चाहिए, 48वें का सी। और ये स्क्रीन पे जैसा मुझे दिख रहा है कि 48वां प्रश्न रिपीट कर दिया है, 2 बार टाइप कर दिया है, तो उसको छोड़ते हम लोग सीधे 49वें प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित वैदिक संहिताओं से भारतीय संगीत का पता चलता है। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं से भारतीय संगीत का पता चलता है।
तो अभी पीछे एक प्रश्न के उत्तर के दौरान भी हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया था और इसका सही उत्तर है सामवेद। सामवेद से भारतीय संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। और आज के एपिसोड के लिए जो आखिरी प्रश्न है, 50वां प्रश्न जो आपके समक्ष है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो रावी नदी का वैदिक नाम जो है परुष्णी नदी है और ये इसका सही उत्तर है ए। 50वें ऑप्शन प्रश्न का ऑप्शन ए परुष्णी नदी होना चाहिए। इसने आधा ही टाइप किया है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। यदि इस तरह का प्रश्न पूछता है तो आप इसका उत्तर लगाएंगे परुष्णी नदी। तो मित्रों, इस तरीके से 50 प्रश्न आज के पहले एपिसोड के लिए पूरे हुए। अब इसे मैं YouTube पे अपलोड कर दिया हूँ। जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इम्तहान के लिए। तो प्लीज़ आप इसको अधिकतम जितनी बार हो सके देखें, इसके प्रश्नों के उत्तर को देखें, इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि इस बार के पार्ट 1 के इम्तहान में इस मॉडल से बहुत ज़्यादा प्रश्न के आने की संभावना है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लें, इसके उत्तर को ध्यान में रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें। यदि आपको लगता है कि ये मेरा प्रयास आपके लिए सार्थक है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें। बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।